मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहली भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ ना कुछ आइडिया जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में देता है, और इस तरह से कुछ ना कुछ आइडिया वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में दे रहा होता है। लेकिन आपने देखा था कि वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दे पाता। तो अब क्यों नहीं दे पाता, क्यों उस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम लोगों के पास एग्जैक्ट नहीं आ रही होती? क्योंकि आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन को कंसिडर कर रहा था। लेकिन जब आप लोग एक्चुअल में देखते हो तो आप लोगों के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम दो किस्म की जो है वो मोशंस शो कर रहा होता है। एक इलेक्ट्रॉन ना ऑर्बिटल में जो है वो घूम रहा होता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब वो रिवॉल्व करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सी मोशन है, ये ऑर्बिटल मोशन है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप लोग देखोगे तो इसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ही जगह पे स्पिन भी करता है, ठीक है। एक तो वो आपके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है एक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा होता है अपनी जगह पे, ठीक है। तो एक मोशन कौन सी हो गई हम लोग के पास, ऑर्बिटल मोशन हो गई, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और एक हम लोग के पास कौन सी होगी, स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों मोशंस के रिजल्ट में, ठीक है, हम लोग के पास क्या जनरेट होती है, हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हम लोग के पास मूव करता है तो वो क्या क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है तो अब आप लोग देखोगे एक चार्ज पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूस मोशन में है, तो आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होगी। और जब कभी भी आपके पास जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होती है तो उसके रिजल्ट में हम लोगों के पास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बेटा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं कि वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि कब इंड्यूस हुई, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो है वो इंड्यूस हुई। तो इसको मैंने, आप लोग जब नोट्स देखोगे तो BIN से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। BIN हम लोग के पास क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा जब आप लोग इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जो कि एक मैग्नेटिक खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट कर रहा है या खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जब आप लोग इस किस्म के इलेक्ट्रॉन को उठाकर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप नोट्स में देखोगे तो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को B0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। जब आप लोग एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को जिसके खुद की कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को जब आप लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाओगे या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखोगे, तो बेटा आप लोग क्या देखोगे कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो दो किस्म की जो है वो बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। एक बिहेवियर तो उसका क्या होगा कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे रिपेल होगा, ठीक है, वो रिपल्शन फील करेगा फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एक दूसरा बिहेवियर उसका जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। एक केस में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है, जबकि दूसरे ही केस में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोगों के पास क्या आ जाता है, डायमैग्नेटिज्म, ठीक है, एंड पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। दो आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। अब बेटा आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो डायमैग्नेटिज्म कब शो करेगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा,
ठीक है। और वो क्यों रिपेल होता है बेटा, क्योंकि आपके पास आपका जो नेट स्पिन होता है ना उस केस में ज़ीरो होता है। नेट स्पिन क्यों ज़ीरो होता है, क्योंकि आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और वो एज अ रिजल्ट क्या हो गया, हम लोग के पास नेट स्पिन ज़ीरो आ गई। तो जब आप लोग ऐसे किसी भी मतलब कॉम्प्लेक्स को जिसका नेट स्पिन आप लोगों के पास ज़ीरो होगा, इस किस्म के कॉम्प्लेक्स को जब आप लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो उससे रिपल्शन शो करेगा, ठीक है। वो आपका वो वाला कॉम्प्लेक्स आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, रिपेल होगा, ठीक होगी बात। तो इस किस्म के कॉम्प्लेक्सेस को आप लोग क्या कहोगे, ये कैसे कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, जिसकी वजह से इसका नेट स्पिन ज़ीरो है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल कर रहा है, ठीक है। नेट स्पिन ज़ीरो होने की वजह से वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। और आप लोग क्या कह देते हो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। और इसकी आप लोग अगर प्रॉपर्टी निकालोगे तो आप लोग क्या कहोगे कि ये कैसा है, डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है, ठीक होगी बात। देन आप लोग आ जाओ बेटा, आपके पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, अब डेफिनेटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब है कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ नेट स्पिन जो है वो हम लोग के पास कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, ठीक है। मतलब इसका नेट स्पिन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। कहीं ना कहीं आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, मे बी वो आपको प्लस हाफ दे रहा हो, मे बी वो आपको माइनस हाफ दे रहा हो, मे बी वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो आपको प्लस हाफ या माइनस हाफ से कुछ ज़्यादा दे रहा हो, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दे रहा हो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, जब आप ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है, उठाकर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। अब जब वो अट्रैक्शन शो करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो आप लोग क्या कहोगे कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और उनकी प्रॉपर्टी जब आप लोग मज़ीद डिस्कस करोगे तो आप लोग कहोगे कि ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रही हैं। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई है कि क्यों पैरामैग्नेटिज्म हम लोग को शो कर रहे होते हैं और क्यों डायमैग्नेटिज्म शो कर रहे होते हैं। और बेसिकली डायमैग्नेटिज्म होते कौन से हैं, जो रिपल्शन शो करते हैं, और पैरामैग्नेटिज्म कॉम्प्लेक्सेस कौन से हो गए जो हम लोग के पास अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं। और अब आप लोग मज़ीद आ जाओ तो हम लोग जो हैं वो एग्जांपल्स को देख लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो कि एग्जांपल्स में हम लोग के पास जो है वो दो एग्जांपल्स बेटा मैंने ली हैं, एक कोबाल्ट F6 की और एक कोबाल्ट हेक्सासाइनाइड की, ठीक होगी बात। तो बेटा आप लोग देखो कि एक में मैंने जो है वो वीक फील्ड लिगेंड लिया, ठीक है, जो कि आपके पास कोबाल्ट F6 है, और एक में मैंने आप लोगों के पास जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि जब आप इस कोबाल्ट की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो बेटा आप लोगों के पास D6 सिस्टम बनेगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, D6 सिस्टम बनेगा। लेकिन आप लोग जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आप लोगों के पास एट द एंड जो है वो D ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने जो डायग्राम शो की हुई है बेटा वो मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ली हुई है, ठीक होगी बात। अब आप लोग देखो कि आपके पास जो है वो कोबाल्ट F6 के केस में क्योंकि आप लोगों का जो लिगेंड है वो कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, तो आपके पास क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। इस केस में आप लोगों के पास पेयरिंग नहीं होगी। तो आप लोग देखोगे कि ये पहले सिंगली जो है वो फिल्ड हुए आपके T2G सेट में, फिर वो EG सेट में जंप कर गए कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन जो आप लोगों के पास एक आखिरी इलेक्ट्रॉन बचा वो अगेन T2G सेट में आ गया, ठीक होगी बात। अब आप लोग देखो कि टोटल स्पिन आप लोगों के पास इस केस में कितनी बनी, आपके पास जो है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और आप लोग इन सबको एडअप करो तो एट द एंड आप लोगों के पास जो है वो टोटल स्पिन बनेगी 2, ठीक है। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, नेट स्पिन की कुछ ना कुछ वैल्यू है।
और आप लोग इन सबको एडअप करो तो एट द एंड आप लोगों के पास जो है वो टोटल स्पिन बनेगी 2। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बचा, वो अगेन T2G सेट में आ गया। ठीक होगी बात। अब आप लोग देखो कि टोटल स्पिन आप लोगों के पास इस केस में कितनी बनी। आपके पास जो है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और आप लोग इन सबको एडअप करो तो एट द एंड आप लोगों के पास जो है वो टोटल स्पिन बनेगी 2। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, नेट स्पिन की कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, हेयर नेट स्पिन इज नॉट इक्वल टू 0, देन आप लोग क्या कहोगे कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। एंड पैरामैग्नेटिक हो गया और इसके साथ साथ आप लोग देखो कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो आप लोग क्या कहोगे कि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन है। ठीक है, ये बातें मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी बेटा डिस्कस की हुई भी हैं, सही है। अब आप लोग इसके मैग्नेटिक मोमेंट बेटा निकालोगे तो आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, n इंटू एन प्लस 2। तो आप लोग n की जगह जो है वो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाल दी है बेटा बाय मिस्टेक, ये 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा, इसकी वैल्यू n इंटू एन प्लस 2 में इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो आप लोगों ने 4 वैल्यू डाल के जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, और एट द एंड आप लोगों ने bm डालना नहीं भूलना बेटा। bm इज द बोहर मैग्नेट्रॉन, जो कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की क्या है, यूनिट है। लास्ट टाइम भी आप लोगों में से किसी ने ये यूनिट नहीं डाली हुई थी, तो आप लोगों ने अब आगे इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो कौन सा केस हो गया हम लोग के पास, पैरामैग्नेटिक का हो गया। अब बेटा आप लोग आओ नेक्स्ट एग्जांपल में, जहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे कि आपके पास आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कर देगा, ये आपके पास पेयरिंग शो करेगा। क्यों बेटा पेयरिंग शो करेगा, क्योंकि इसमें डेल जो हम लोग के पास इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वो डेल ओ हो जाएगा, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वो डेल टी हो जाएगा, और इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर वो डेल एस क्यू हो जाएगा। लेकिन जो भी है, जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो बेटा आपका जो डेल होता है वो क्या हो जाता है, इसको बेसिकली हम लोग डिफरेंस कह रहे होते हैं ना, एनर्जी लेवल के दरमियान का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस बैरियर को क्रॉस करना समवट डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग क्या देखोगे कि ऊपर इतना इतना डिफरेंस कवर करके ईजी सेट में जाने से बेहतर है कि वो क्या कर लेंगे, वो हमारे पास पेयरिंग शो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेयर अप हो जाएंगे, तो आप लोग देखोगे कि आपके पास जो टोटल स्पिन आप लोगों का होगा वो क्या है, 0 हो जाएगा। ठीक है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और एट द एंड आप लोगों के पास जो है वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये तो बेटा आप लोगों के पास हो गई, डायमैग्नेटिक होगा तो आप लोगों के पास लोएस्ट स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन बेटा एक चीज आप लोग देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोगों को मैं समझाती हूँ। आप लोग देखो कोबाल्ट F6-4 है आपके पास। ठीक है, और सेकंड केस में आपके पास कोबाल्ट CN6-4 है। तो यहाँ पे जब आप लोग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो बेटा वो कौन सी होगी, वो होगी कोबाल्ट+2। ठीक है, अब कोबाल्ट+2 के केस में आप लोगों के पास हमेशा D7 सिस्टम बनेगा। बात मेरी समझ आ रही है, D7 सिस्टम बनेगा बेटा। तो D7 सिस्टम बनेगा, मतलब इसके D ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके D ऑर्बिटल्स में हम लोगों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब बेटा आप लोग देखो, एक तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास जो है वो वीक फील्ड लिगेंड आया, तो आप लोगों के पास एज ए रिजल्ट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। तो आप लोग देखोगे कि सबसे पहले तो वो सिंगली जो है वो पेयर हुए दोनों सेट्स में, T2G सेट में भी और EG सेट में भी। देन आप लोगों के पास जो है वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड रह गए, तो ये क्या करेंगे, पेयरिंग शो कर देंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों के पास क्या है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास जो है अनपेयर्ड रह जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ COF6। अब आप लोग COCN6 पे आओ, तो आप लोग क्या देखोगे बेटा कि आपके पास D7 सिस्टम है और आपके पास आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग शो करेगा। ठीक है, अब T2G के तो सारे आपके पास ऑर्बिटल्स जो हैं वो पेयर्ड हो जाएंगे, लेकिन स्टिल आप लोगों के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो क्या करेगा, EG सेट में चला जाएगा। अब बेटा आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
इवन देन मैंने इसके साथ लिखा हुआ है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो इस चीज़ में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आप लोगों के पास वही होंगे जिनमें सारे के सारे जो आपके ऑर्बिटल्स के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड होंगे। ऐसी बात नहीं होती बेटा। अब इस केस में तो देखो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में भी आपके पास जो है वो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग ऐसे केस में क्या देखोगे बेटा, आप लोग दोनों का कंपैरिजन करोगे और आप लोग देखोगे कि कौन से केस में आप लोगों के पास जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे जब आप लोग COF6 में देखोगे तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेड हैं, आप लोगों के पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेड हैं। जबकि आप लोग COCN6 के केस में देखोगे तो आपके पास ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन EG सेट, ठीक है। तो इस केस में जिसके पास आपके पास जिस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, वो वाला कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया जाएगा एज हाई स्पिन, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मैंने COCN6 के केस में इसको लो स्पिन लिखा हुआ है क्योंकि इसके पास जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है, लेस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग इसे क्या कहोगे कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ऐसे कोई सिस्टम आ जाते हैं। तो अभी तक तो जब जितना भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था कि सारे पेड हो गए थे। तो हम लोगों ने एट द एंड क्या लिख दिया, डायमैग्नेटिक लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया हम लोगों ने, पैरामैग्नेटिक लिख दिया। अब आप लोग देखोगे बेटा ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो है ना वो कौन से हैं हम लोगों के पास, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब इनमें से कोई भी डायमैग्नेटिक नहीं है। तो अब आप लोग देखोगे कि अगर दोनों आप लोगों के पास पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस हैं तो आप लोगों ने उसमें जो है किसको लो स्पिन कहना है और किसको हाई स्पिन कहना है। तो आप लोग देखो कि आप लोगों के पास कौन से जो किस केस में आप लोगों के पास जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको आप लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह दोगे, और जिसके पास कम होंगे इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, उसको आप लोग कंसिडर करोगे कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक होगी बात, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो ये सारा आप लोगों के पास बेसिकली क्या था, ये सारा आप लोगों के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। मेजॉरिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे या आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कह दो, वो आपके पास क्या हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग उसी मेजॉरिटी की बात करेंगे, सही है। अब आप लोग अगर चेक करो तो बेटा आप लोगों के पास जो ह्यूमन ब्लड होता है, ठीक है, वो आपके पास रेड कलर का होता है। अब वो रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हीम प्रेजेंट होती है, HEME हीम, ठीक है। अब उस हीम को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, बेसिकली वो हीम जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किसका, आयरन का, ठीक है, जो कि हमारे पास पायरो रिंग से सराउंड हुआ है। आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर करूंगी उसमें भी आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। देन आप लोग देखो आपके पास एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो कि है प्लांट लीव्स, ठीक है। अब प्लांट लीव्स में आप लोग देखते हो कि आपको मोस्टली जो है वो ग्रीन कलर मिल रहा होता है। अब वो ग्रीन कलर किस वजह से होता है, वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है। और वो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल बेसिकली क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किसका, मैग्नीशियम +2 का। जिस तरह से हमारे पास हीम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन +2 का, इस ही तरीके से हमारे पास क्लोरोफिल जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किसका, मैग्नीशियम +2 का, ठीक है। अब आप लोगों के साथ जो है वो मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स जो हैं वो क्यों आ रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजिशंस की वजह से होता है, और अभी हम लोग ट्रांजिशंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम लोग मेजॉरिटी की बात करेंगे। और मेजॉरिटी केसेस में हम लोगों के पास जो कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स आते हैं वो क्यों आ रहे होते हैं, वो हम लोगों के पास जो है वो ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आप लोग देखोगे बेटा कि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लो एनर्जी लेवल से जंप करके हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो तो आपके पास जो है वो दो सेट्स होते हैं, T2G सेट और EG सेट, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया गया था कि जब आप लोगों के पास जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास दो सेट्स बनते हैं, ठीक है।
अब उस अब क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स लेट से T2G में प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेंगे कि कोई ना कोई किसी न किसी फ्रीक्वेंसी की जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके वो क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे ईजी सेट में। अब चूंकि ईजी सेट जो है वो एक एक्साइटेड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट हम लोगों के पास जो वो अनस्टेबल होती है, तो वो दोबारा क्या करेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहेंगे और अपनी एनर्जी को जो है वो एमिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, जिसे हम लोग एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो रेडिएशन वो एमिट करेंगे बेसिकली उसके वो क्या होती है, वो हम लोगों के पास क्या होता है, कलर होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ कलर जो है वो रेडिएशन एमिट कर रही होती है। अब इसको मैं आप लोगों को कुछ सिंपल वे से समझाती हूँ, ठीक है। आप लोग देखो, पहले तो आप लोग दो चीज़ों को समझ लो ना, कि आप लोगों के पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में लार्ज स्प्लिटिंग भी हो रही होती है और लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी हो रही होती है, ठीक है। अब लार्ज स्प्लिटिंग का क्या मतलब है बेटा, कि लार्ज स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि जब आप लोगों का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो उसके रिजल्ट में क्या हो गया कि आपके पास जो है वो रिपल्शन ज़्यादा हुई और आपकी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो गई। जब आपकी स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई तो बेटा आप लोगों का डेल जो है वो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल डेल ओ जो है वो ज़्यादा हो गया। अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी स्टेट लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा है। तो क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी की जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। हाई एनर्जी की रेडिएशन का क्या मतलब होता है बेटा, कि उसके साथ जो उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, वो स्मॉल होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का हम लोग के पास जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। इस चीज़ का तो पता है ना आपको। तो आप लोग देखोगे कि आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉन ने हाई एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके वो क्या हो गया, ईजी सेट में चला गया। ईजी सेट अब आप लोगों के पास अनस्टेबल था, तो वो दोबारा से उसने क्या किया कि रेडिएशन को एमिट किया। अब वो जो रेडिएशन उसने एमिट की वो हम लोगों को किस फॉर्म में दिखाई देती है, कलर की फॉर्म में। बेसिकली वो कुछ भी नहीं होता, जो कलर अब हम लोग के पास हम लोग के पास जो लीफ का कलर ग्रीन आ रहा होता है, वो क्यों आ रहा होता है, क्योंकि वो हम लोग के पास जो रेडिएशन एमिट कर रही होती है वो ग्रीन कलर के रीजन में जो है वो लाई करती है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे बेटा, एक साइकिल सा मैंने बनाया है, ठीक है, वेवलेंथ का। ये जो आप लोगों के पास नैनोमीटर है ना, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक, बेटा ये आप लोगों के पास क्या है, बेसिकली आपकी वेवलेंथ्स हैं, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एंड रेडिएशन एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है बेटा, कि आप लोगों के पास जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा जो वो एमिट करेगा, ठीक है, और वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग को नजर आ रहा होता है, ठीक है। अब ब्लड के केस में हम लोग को वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड कलर की फॉर्म में दिख रहा होता है, ठीक है, और लीफ के केस में वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है। उसने बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट किया वो हम लोग को दिख रहा होता है, ठीक है। एमिटेड रेडिएशन का जो कलर होता है बेसिकली वो हम लोग को नजर आता है, ठीक है, अगर तो वो विजिबल रेंज में हो, ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे कि अगर तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है या कोई कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बेटा उस वायलेट कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, येलो होगा। बेटा अगर तो कोई कॉम्प्लेक्स हम लोगों के पास वायलेट कलर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो एब्जॉर्प्शन के बाद वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा उस कॉम्प्लेक्स के अंदर। बेसिकली जब हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग डी सेट्स के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डी सेट्स के इलेक्ट्रॉन्स जब कोई एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर वो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है,
ठीक है। तो वो एमिट कौन सा कलर करेगा, वो एमिट हम लोगों के पास येलो कलर एमिट करेगा, ठीक है। और उस कलर को हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि वो कौन सा कलर है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ठीक है। अगर तो कोई हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो एमिट कौन सा कलर करेगा, रेड कलर करेगा। उस रेड कलर को हम लोग क्या कहेंगे कि वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ग्रीन का, ठीक है। और तीसरा यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अगर तो कोई कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई रेडिएशन ऐसी एब्जॉर्ब कर रहा है जिसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो ब्लू रीजन में लाई कर रही है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग के पास कौन सा होगा बेटा, ऑरेंज कलर होगा, ठीक है। तक आप लोगों को आई होप बात समझ आ गई होगी, ठीक है, कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा एमिट करेगा, ठीक है। तो अब आप लोग आ जाओ एग्जाम्पल पे बेटा। तो यहाँ पे हम लोग के पास एग्जाम्पल कौन सी है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग के पास जो है वो टाइटेनियम की है, ठीक है। टाइटेनियम हेक्सा एक्वा +3, ठीक है। तो अब आप लोग बेटा इसमें देखोगे कि टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d2 और 4s1, ठीक है। अगर आप लोग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये आपके पास +3 में आ जाएगा और एट द एंड इसके डी सिस्टम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा T2G में, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि दिस कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब रेडिएशन करस्पॉन्डिंग द वेवलेंथ बिटवीन ग्रीन एंड येलो एंड इमिट द कलर इन वायलेट रीजन, ठीक है। अब आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, कि इस कॉम्प्लेक्स ने ग्रीन एंड येलो के रीजन में, ठीक है, इसने एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जो कि ग्रीन और येलो के रीजन में लाई कर रही थी, ठीक है। और एब्जॉर्ब करके ईजी सेट में चला गया। अब ईजी सेट से दोबारा जब ये T2G सेट में आया तो इसने एक पर्टिकुलर रेडिएशन को इमिट किया, ठीक है, H न्यू की फॉर्म में। अब ये जो रेडिएशन इसने इमिट की है, ये जिस रीजन में लाई कर रही है बेटा, रीजन जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब रेडिएशन जब एमिट करता है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। अब उसकी एनर्जी तो H न्यू की फॉर्म में दे दी ना, लेकिन उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ भी तो होगी ना। तो उस वेवलेंथ को मैं बेसिकली रीजन कह रही हूँ, ठीक है। तो वो वेवलेंथ जो है वो कौन से रीजन में लाई करेगी, इस केस में वो वॉयलेट रीजन में लाई करेगी, ठीक है। तो एमिट जो कलर करेगा उस रेडिएशन का जो कलर होगा एमिशन के दौरान, वो वॉयलेट रीजन में लाई करेगा। और हम लोग क्या कहेंगे कि इस ग्रीन एंड येलो को कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, वॉयलेट है, ठीक है। और हम लोगों को इस टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स का कलर कौन सा दिखाई देगा, वॉयलेट, ठीक है। टाइटेनियम हेक्सा एक्वा +3 का कलर हम लोगों के पास वॉयलेट क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रीन एंड येलो के रीजन में एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एंड आफ्टर एमिशन इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कौन सा होता है, वॉयलेट होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आप लोग आ जाओ बेटा सेकंड एग्जांपल में। तो सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने कोबाल्ट के लिए विद सेम लिगेंड, विद सेम नंबर ऑफ लिगेंड एंड विद सेम नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे कि इसका जो है वो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, लाइम ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता है जबकि एमिट करता है पिंक कलर। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो हुआ जो इसने एमिशन के दौरान शो किया, और वो कौन सा है, वो पिंक कलर है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे नीचे मैंने छोटी सी डायग्राम भी रफली ड्रॉ की है, ठीक है। तो अब आप लोग नेक्स्ट में आ जाओ। ये दोनों तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल के केस हो गए थे, ठीक है। और टेट्राहेड्रल के केस में आप लोगों के पास ऑपोजिट हो जाएगी डायग्राम। आपके पास ईजी सेट्स जो है वो नीचे आ जाएंगे और T2G सेट्स जो है वो हाई एनर्जी पे चले जाएंगे। तो आप लोगों के पास कोबाल्ट +2 आ जाएगा और ये D7 सिस्टम है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा ऑरेंज एंड येलो के रीजन में, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग
को मैं ऑरेंज एंड येलो के रीजन में आप लोग देखो तो कौन सा आपके पास जो है वो आ रहा है, ये आप लोग चेक करो। तो 580 नैनोमीटर, ठीक है। ये जो मैंने रीजन की बात में कर रही हूँ ना, इसको आप लोगों ने लेके कंफ्यूज नहीं होना बेटा। रीजन इज नथिंग बट अ वेवलेंथ, ठीक है। रीजन इज नथिंग बट अ वेवलेंथ, मतलब आप लोग ये कह दो कि आप इसने जो एक रेडिएशन एब्जॉर्ब की उसकी एनर्जी, तो लेट से हम लोग एच न्यू कह देते हैं, ठीक है। एनर्जी की तो अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट तो हम लोग के पास कांस्टेंट है, लेकिन न्यू उसमें जो है वो वेरी करता रहेगा। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस ऑरेंज एंड येलो के करस्पॉन्डिंग जो है करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ किस रीजन में लाई कर रही है, 580 नैनोमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करके फिर ये जो है वो T2G सेट में चला जाएगा। वो T2G सेट हम लोग के पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है तो अनस्टेबल है, तो दोबारा से वो स्टेबिलिटी की तरफ आएगा और रेडिएशन जो है वो एमिट करके दोबारा से EG सेट में आएगा। तो इस एमिशन के दौरान ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा, जो कौन सा होगा, ब्लू वायलेट होगा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि आपके पास जो COCl4-2 का कॉम्प्लेक्स होता है, ये किस कलर का होता है, ये ब्लू वायलेट कलर का होता है, ठीक है। एमिशन के दौरान ये जो भी कलर शो करेगा, बेसिकली हम लोगों के पास उस कॉम्प्लेक्स का वो कलर होता है, ठीक है। तो हम लोग कह देते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ठीक है।